Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा वीडियो लेक्चर है बीएड का एक सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसका टॉपिक है व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ असेसमेंट। हिंदी में हम बोलते हैं आकलन के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो आई हैव गिवन दिस वीडियो लेक्चर इन वेरी इजी लैंग्वेज। आई डू होप दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आपका ये जो टॉपिक है ये क्या कहता है कि आकलन के जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव उपकरण कौन कौन से हैं। तो ये क्या है आपके असेसमेंट टूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट टूल्स किसे कहते हैं। तो असेसमेंट टूल में दो वर्ड आए हैं, एक तो असेसमेंट और दूसरा आया है टूल्स, या हिंदी में आप कहते हैं आकलन और दूसरा उपकरण। तो सबसे पहले हम बताएंगे आकलन किसे कहते हैं। देखिए, जब हम किसी के बारे में कुछ चीज सोचते हैं और उसके बेसिस पे उसके लिए निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय लेने को ही क्या कहते हैं, आकलन। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर प्रिंसिपल टीचर से पूछता है कि इस क्लास का सबसे होशियार बच्चा कौन सा है, तो आप कहते हैं इस क्लास का सबसे होशियार बच्चा राघव है। तो इससे क्या हुआ, आपने राघव के बारे में ये निर्णय दिया कि वो सबसे होशियार बच्चा है। अगर प्रिंसिपल पूछता है कि इस क्लास में सबसे पंक्चुअल बच्चा कौन सा है, जो हमेशा टाइम से आता है और टाइम से जाता है, तो टीचर कहता है कि वो मीनाक्षी है। तो इसका मतलब मीनाक्षी क्या हुई, सबसे ज्यादा पंक्चुअल स्टूडेंट हुई। तो अब टीचर ने उन दोनों बच्चों के लिए, राघव और मीनाक्षी के लिए, ये अपना निर्णय दिया कि एक बहुत होशियार है और एक बहुत पंक्चुअल है। तो ये जो उन्होंने निर्णय दिया, तो ये तो कहलाता है असेसमेंट। क्या कहलाता है ये आपका असेसमेंट। अब लेकिन उन्होंने ये असेसमेंट किस बेस पे दिया, ऐसा तो है नहीं कि वो उन्होंने आंख मीच के भगवान से पूछा कि भाई कौन होशियारी है कौन पंक्चुअल है, ऐसा तो नहीं है ना। उन्होंने इसका मतलब कुछ टेस्ट लिए होंगे, तो उसके बेसिस पे सबसे ज्यादा मार्क्स हमेशा राघव के आते होंगे, तो उन्होंने उन टेस्ट के बेसिस पे कहा कि राघव सबसे ज्यादा होशियार है। और उन्होंने देखा होगा कि मीनाक्षी हमेशा टाइम से आती है, टाइम से जाती है। तो इस तरह से देखने के माध्यम से उन्होंने ये निर्णय लिया कि मीनाक्षी सबसे ज्यादा पंक्चुअल है। तो जिस माध्यम से हम ये आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिससे कि हम निर्णय लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आकलन के उपकरण या असेसमेंट के टूल्स। तो जो हमने टेस्ट लिया या जो हमने ऑब्जर्व किया मीनाक्षी को, तो वो टेस्ट और ऑब्जर्वेशन दोनों क्या कहलाए आपके असेसमेंट के टूल। तो असेसमेंट टूल पता चल गया आपको कि किसे कहते हैं, कि जब हम किसी के बारे में कोई भी असेसमेंट करते हैं, तो जिस माध्यम से हम डाटा लेते हैं, जिसके बेस पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, उन्हीं माध्यमों को हम टूल्स कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आपने असेसमेंट टूल्स जो लेते हो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो माना जाता है कि वो असेसमेंट के टूल हैं, अदरवाइज नहीं माना जाता। तो सबसे पहले उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कि वो विश्वसनीय होनी चाहिए या फिर आपके रिलायबल होनी चाहिए। देखिए, प्रिंसिपल ने टीचर से पूछा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि क्लास में सबसे होशियार कौन है, राघव। अब प्रिंसिपल ने खुद एक सरप्राइज टेस्ट लिया, तो उसमें पता चला राघव के सबसे कम मार्क्स आए और बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए। तो इसका मतलब टीचर ने जो बताया कि राघव सबसे ज्यादा होशियार है, वो तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि जब प्रिंसिपल ने सरप्राइज टेस्ट लिया तो राघव के तो सबसे कम मार्क्स आए। तो इससे पता चलता है कि टीचर ने जिस बेसिस पर ये निर्णय लिया था कि राघव सबसे होशियार बच्चा है, वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय वही तभी होता है कि टीचर ने जो ओपिनियन दी थी राघव के बारे में, वही ओपिनियन प्रिंसिपल को भी लगनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है
कि जिस पर्पस के लिए आप बच्चे के बारे में अपना कोई निर्णय दे रहे हैं वो पर्पस उससे सॉल्व होना चाहिए। जैसे कि क्लास में हमें एनुअल फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन पे हमें 12th के बच्चे में से बेस्ट स्टूडेंट को जो है एक ट्रॉफी देनी है। अब टीचर ने जो उनका हाफ ईयरली का रिजल्ट था उसके बेसिस पे कहा कि भाई ये जो आपकी माधवी लड़की है ये बेस्ट स्टूडेंट है। तो प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि आप बेस्ट स्टूडेंट में किस बच्चे को लेते हैं। तो टीचर ने कहा भाई जो पंक्चुअल भी हो, जो आज्ञा भी मानता हो टीचर्स की, जो असाइनमेंट्स भी टाइम पे करता हो और जो पढ़ने में भी होशियार हो। तो हम इन चारों चीजों को देखेंगे जब हम बेस्ट स्टूडेंट देंगे। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा अब आपने किस बेसिस पे कहा कि माधवी बेस्ट स्टूडेंट है। तो उन्होंने कहा हमने एग्जाम लिया था हाफ ईयरली का, उसमें इसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। तब प्रिंसिपल ने कहा इसमें तो कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि अभी आप खुद कह रहे हो कि हमें उस बच्चे की पंचुअलिटी भी देखनी है, वो कितना ओबीडियंट है, वो कितना असाइनमेंट पूरे कर रहा है। तो आपने इन तीनों फैक्टर्स को तो देखा ही नहीं, आपने सिर्फ उसके टेस्ट के बेसिस पे दे दिए। तो यहाँ पे माना जाएगा ये जो असेसमेंट टूल है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा था टेस्ट वो उस पर्पस को पूरा कर ही नहीं रहा था। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण। देखिए जो भी टेस्ट होता है वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। तो जब वो एक जैसा होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर बीएड के टेस्ट देते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया तो सभी बच्चे को एक जैसा क्वेश्चन पेपर मिला होगा। ये नहीं हो सकता कि किसी को 100 नंबर का मिला हो, किसी को जो है 50 नंबर का मिला हो, किसी को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हो, किसी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हो। ऐसा नहीं होता है, सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा होता है। तो इसीलिए असेसमेंट टूल ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण हो। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकलिटी, कि उसमें व्यवहारिकता का भी गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट तो ले लिया लेकिन वो उसे फॉलो करना प्रैक्टिकली नहीं है। जैसे आप देखिए, आपको देखना है कि बच्चों का साइंस में प्रैक्टिकल कितना अच्छा है, तो आप उन्हें केमिस्ट्री लैब में ले जाते हैं। अब केमिस्ट्री लैब में 5 तरह के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो और पांचों प्रैक्टिकली बच्चे के जो है कोर्स में है। अब आप सोचते हो कि हमें तो इसमें ना एक जैसा टेस्ट देना है, तो आप एक ही प्रैक्टिकल को हर बच्चे से कराते हैं, तो वो भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि अप्रेटस पहले एक स्टूडेंट फ्री होगा फिर आप दूसरे को देंगे। तो जब आपके पास अप्रेटस 5 प्रैक्टिकल के हैं तो आप ग्रुप बना के पांचों प्रैक्टिकल दे दीजिए, उससे टाइम भी कम लगेगा और हर बच्चे को अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप मानकीकरण के चक्कर में प्रैक्टिकलनेस को भूल जाए। तो असेसमेंट टूल ऐसा होना चाहिए कि वो आपका प्रैक्टिकल भी हो। लास्ट है आपका यूटिलिटी। देखिए जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, उसका कोई यूज होना चाहिए। अगर बिना यूज के आपने असेसमेंट टूल को यूज कर रहे हैं तो उस असेसमेंट टूल का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें किसी मतलब स्टेट को, जैसे आप यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपी बोर्ड में टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना है और टीचर का अपॉइंटमेंट करने के लिए उन्होंने एक अथॉरिटी को कहा कि आप टेस्ट बनाइए। तो उस अथॉरिटी ने क्या किया, बस इंग्लिश का ही टेस्ट बना के दे दिया। लेकिन स्टेट ने कहा कि ये तो बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि जो टीचर है वो तो हिंदी भी पढ़ाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाएगा, मैथ्स भी पढ़ाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाएगा। तो आपको तो ऐसा टेस्ट लेना चाहिए था जिसमें हर तरीके का क्वेश्चन हो, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन यूपी बोर्ड का टीचर होने के काबिल है और कौन नहीं है। तो आपने सिर्फ जो इंग्लिश का टेस्ट बना दिया है, तो इस तरह का असेसमेंट टूल की बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है उसके लिए वो उपयोगी भी है या नहीं। तो आप असेसमेंट टूल की जब देखेंगे कि ये ठीक है असेसमेंट टूल या नहीं, तो आपको ये विशेषताएं देखनी पड़ेगी। अगर ये सारी विशेषताएं हैं तो इसका मतलब असेसमेंट टूल आपके ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि असेसमेंट टूल कितने तरीके के होते हैं। देखिए असेसमेंट टूल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके क्वालिटेटिव और एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव। तो कौन से दो टूल हो गए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक
और क्वांटिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं परिमाणात्मक उपकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से गुणात्मक उपकरण। देखिए इसमें 4 मेन होते हैं। एक तो सोशियोमेट्री, इंटरव्यू, शेड्यूल एंड ऑब्जर्वेशन। जो आपका सोशियोमेट्री है, जिसे हम समाज मिति भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप एक समूह के लोगों से पूछते हैं। समूह जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो क्लास के लोग भी एक ग्रुप में ही होते हैं। तो आप एक क्लास के बच्चों से पूछते हो, कुछ क्वेश्चन पूछते हो। उन क्वेश्चन के आधार पर आप ये लगाते हो कि भाई इस बच्चे को इन बच्चों से बात करना पसंद है। तो वो आधार कैसे हो सकते हैं? जैसे आप क्लास के बच्चे से पूछते हो आपको किसके साथ पढ़ाई करने में मजा आता है, आप किस बच्चे के साथ खेलना पसंद करोगे, आप क्लास की किस बच्चे को मित्र बनाना पसंद करेंगे। तो कोई बच्चा तो एक ही बच्चे की चॉइस दे सकता है, कोई 2 बच्चों की भी चॉइस दे सकता है और कोई 3 बच्चों की भी चॉइस दे सकता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उस समूह के बच्चों की पसंद क्या क्या है। उस पसंद के आधार पे हम एक सोशियोग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, आप देखिए उसमें राम, सोहन, देव, सोनू, विभू 5 बच्चों की हमने चॉइस पूछी है। तो आपने देखा होगा राम और सोहन के बीच में, सोनू और देव के बीच में, विभू और देव के बीच में जो एरो बना है उनकी डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बच्चे जो है एक ही बच्चे को पसंद कर रहे थे। और जहां पे 2 एरो दोनों तरफ बना हुई है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे आपने राम से पूछा कि भाई आपको किसके साथ खेलने में मजा आता है, तो उसने कहा मुझे सोहन के साथ खेलने में मजा आता है, तो एरो सोहन की तरफ गया। फिर आपने राम से पूछा कि आपको किसके साथ बात करने में मजा आता है, तो राम ने कहा मुझे देव के साथ मजा आता है, तो राम और देव के बीच में 2 एरो बने हुए। इसी तरह से जब देव से पूछा गया कि आपको किसके साथ बात करने में मजा आता है, तो उसने कहा मुझे राम के साथ बात करने में मजा आता है और मुझे खेलना सोहन के साथ पसंद है। तो इसीलिए देव के दोनों एरो किसकी तरफ जा रहे हैं? राम की तरफ भी जा रहे हैं, सोहन की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्लास के बच्चों की चॉइस पे ये ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ को देखते ही हमें पता चल जाता है कि कौन बच्चा किसके साथ खेलना चाहता है या उसे पसंद करता है। तो ये कहलाती है आपकी सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है इसमें साक्षात्कार या जिसे आप बोलते हैं इंटरव्यू। देखिए जब भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रखना चाहता है तो वो सबसे पहले इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू में वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप मुझे अपने बारे में बताइए, आपका जीवन का गोल क्या है, या आप हमारी कंपनी के लिए क्या क्या करेंगे। तो जब जो आपका इंटरव्यू देने वाला है जब इनका जवाब देता है तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसे समझ आ जाता है कि इस व्यक्ति में कितना कॉन्फिडेंस है, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को डील कर सकता है, ये बंदा पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है, ये बंदा हमारे कंपनी के भले के लिए काम करेगा या सिर्फ सैलरी से ही से मतलब होगा। तो साक्षात्कार से हम उस व्यक्ति के बारे में काफी गुणों का पता चला सकते हैं, इसीलिए ये क्वालिटेटिव टूल्स में आता है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल या अनुसूची। शेड्यूल में क्या होता है, जिसे रिसर्च करनी है किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या वो बहुत कॉन्फिडेंट है या बहुत वो कायर है या बहुत वो ब्रेव है। तो वो क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, उनको रिटन फॉर्म में लिख लेता है और जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है उसके पास वो खुद लेके जाता है। वो मेल से नहीं भेजता, वो टेलीफोन से नहीं भेजता, वो खुद लेके जाता है और वो व्यक्ति उन्हें आंसर देता है और रिसर्च करने वाला व्यक्ति खुद ही उन आंसर को लिखता है। तो इसको कहते हैं शेड्यूल। और उन क्वेश्चन और आंसर का एनालिसिस करके वो उन व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया जाता है। इस तरह के शेड्यूल आपके साइकोलॉजी टेस्ट में काफी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण मेथड। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप जैसे आप जो है घर में देखेंगे बड़े लोग, अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो या आप पढ़ नहीं रहे हो
तो बड़े व्यक्तियों को, आपको पेरेंट्स को पता चल जाता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ किताब आगे लगा रखे, तो वो फौरन आपको टोक देते हैं कि बेटे दिल से पढ़ो, आप ऐसे नहीं किताब को आगे रख रखा है। तो ये उनको कैसे पता चला कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपके वो गतिविधियों से पूरी तरह से अवेयर है। जब आप पढ़ाई में दिल लगाते हो तब भी उन्हें पता चल जाता है, और जब आप पढ़ाई में दिल नहीं लगाते हो तब भी उन्हें पता चल जाता है। तो ये किस मेथड से पता चला? ये पता चला उन्हें ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो ये थे आपके क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स पे क्या क्या आ गया आपके? सोशियोमेट्री आ गया, इंटरव्यू आ गया, शेड्यूल आ गया आपका, और आपका ऑब्जर्वेशन आ गया। अब आपका नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव टूल्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणात्मक उपकरण। इसमें सबसे पहला है एग्जामिनेशन। देखिए, अगर हमें बच्चे की ये देखनी है कि वो परफॉर्मेंस क्या है, उसको हमने जो पढ़ाया है उसे समझ में आ गया है या नहीं, तो हम डिफरेंट तरह के टेस्ट लेते हैं। जैसे हाफ ईयरली टेस्ट लेंगे, बीच में भी टेस्ट लेते हैं, और हम उसके फाइनल टेस्ट भी लेते हैं। उन टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि ये बच्चा होशियार है या अभी इसे मेहनत की और जरूरत है। तो एग्जामिनेशन क्या है? आपका एक क्वांटिटेटिव टूल्स है। फिर आता है आपका प्रश्नावली, या जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर में क्या होता है? हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है, या आपको बाहर खेलना अच्छा लगता है, या घर के अंदर खेलना अच्छा लगता है। आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो आप उसे अपना दोस्त बनाते हो जल्दी से या नहीं बनाते हो। आपको मैथ्स ज्यादा पसंद है या आपको हिस्ट्री ज्यादा पसंद है, तो उसमें यस और नो का ऑप्शन होता है। तो अगर आपका यस है तो आप यस पे टिक लगा देते हो, अगर आपका नो आंसर है तो आप नो पे टिक लगा देते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन से या प्रश्नावली से फिर टीचर ये जज करता है कि इस बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, उसकी किस सब्जेक्ट में रुचि है, और वो बच्चा कितना एक्सट्रोवर्ट है, या कितना जल्दी से वो लोगों को अपना मित्र बनाता है, क्योंकि वो एक सोशल बच्चा है। तो इस तरीके से हम बच्चे के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्वे। सर्वे भी बिल्कुल प्रश्नावली की तरह ही होता है। सर्वे में भी हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं, और हम उसे टेलीफोन से भी पूछ सकते हैं, हम मेल पे भी भेज देते हैं, हम ऑनलाइन भी इंटरनेट पे भी वो डाल देते हैं। तो और जो रेस्पोंडेंट है वो उन सर्वों के आंसर को जवाब देता है, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि इन व्यक्तियों की किस चीज में रुचि है। लास्ट आता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है? जैसे कि आपको कुछ रेटिंग दे दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, कि भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, या एक्सीलेंट है, या गुड है, या वेरी गुड है। जैसे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, अब आप लेबर हो अगर, तो आपने बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस किया है। अब उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है उसके बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस को आपको 3 कैटेगरी में डाला गया है, एक सर्वोत्तम, एक उत्तम और एक सामान्य। तो अगर आपने जितना आपको टारगेट दिया गया था उससे भी ज्यादा का प्रोडक्शन किया तो आपको एक्सीलेंट माना जाएगा। आपने जितना टारगेट दिया था उतना किया है तो आपको गुड माना जाएगा। लेकिन अगर आपने टारगेट से कम प्रोड्यूस किए चीजें तो आपको ऑर्डिनरी माना जाएगा। तो इस तरीके से हम एक रेटिंग स्केल बना देते हैं। तो ये थे आपके क्वांटिटेटिव टूल्स। तो आपको क्लियर हो गया कि असेसमेंट टूल किसे कहते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और ये असेसमेंट टूल 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो मैंने आपको क्वालिटेटिव भी बता दिए और क्वांटिटेटिव भी बता दिए। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर सुनते सुनते ही आपको असेसमेंट टूल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।